संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। पूरा नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, आज 15 अक्टूबर है। 15 अक्टूबर यानी आज के समाचार सुनने के बेरा हो चुके हैं। वैसे आज आप ला याद करना चाहिए अब्दुल कलाम साहब ला। बहुत बहुत कई युग में ऐसे आदमी आते, ऐसे मनखे आते जेकर जीवन हा आदर्श बन जाते। आदर्श जीवन के मिसाल मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी ला हमर कतीले बहुत 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 सम्मान और प्रेम। अब आज के समाचार में आबो हिंदी में आता हूँ और शुरू करत हूँ। अच्छा, एक बात तो कहना भुला गए संगवारी हो, तबियत मोर थोड़े साथ नहीं देत रही से कल के न्यूज अपलोड नहीं हो पाई से तेकर बर क्षमा प्रार्थी हूँ। अच्छा लगी से आप मन ले कुछ जो संगी साथी जुड़े हो मन मोर सेहत के बारे में पूछे तेना बड़ा अच्छा लगी बोला। आप मन के भी धन्यवाद। और अब ज्यादा समय नहीं लो, सीधा हिंदी में आता हूँ और शुरू करता हूँ। पहला समाचार, नगरनार इस्पात संयंत्र बहुत चर्चा में बना हुआ है, लगातार चर्चा में बना हुआ है। बहरहाल अब इसमें एक फाइनल समाचार निकल करके सामने आ रहा है। नगरनार इस्पात संयंत्र के डीमर्जर को फाइनली मंजूरी मिल गई है। डीमर्जर का मतलब है अलग होना, इसको मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि अब नगरनार इस्पात संयंत्र का डीमर्जर संभव हो सकेगा। यह प्रक्रिया अगले साल अप्रैल और फिर सितंबर माह तक आते आते पूरी हो जाएगी। अप्रैल माह में जहां डीमर्जर का काम पूरा किया जाएगा, यानी कि पृथक करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, वहीं सितंबर माह में इसमें डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेशकरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इन दोनों शब्द को अगर आप नहीं जानते तो मैं सरल शब्दों में आपको समझा देता हूं। डीमर्जर इसका मतलब है किसी बड़ी संस्था से जहां से आप जुड़े हैं वहां से आपको अलग करके स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करना, यानी कि आपको अपने दम पर ऑन योर ओन छोड़ देना, यह होता है डीमर्जर। अब इसे इस तरह से समझते हैं जैसे एनएमडीसी, ये पूरा का पूरा मीनिंग है उसका, समझिए। एनएमडीसी वह संस्था है जो नगरनार स्टील संयंत्र को बना रही थी, यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय स्तर की संस्था। अब इस संस्था ने नगरनार संयंत्र से अपना नाम वापस ले लिया है, यानी नगरनार स्टील संयंत्र अब अपने आप को खुद से आगे बढ़ाएगा, चलाएगा, उत्पादन करेगा, तो लोगों को रोजगार देगा। अब यह सरकारी स्वामित्व में नहीं रह जाएगा। एनएमडीसी राष्ट्रीय स्तर की संस्था और अब इससे अलग कर दिया जाएगा नगरनार संयंत्र को ऑन हिज ओन, यानी अपने ही दम पर काम करने के लिए। अब बात करते हैं विनिवेश की। विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट तब किया जाता है जब कोई संस्थान जिस पर ऐसा लगता है कि ये अपने दम पर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा या परफॉर्म करने की संभावना कम दिखाई देती होती है, तो अतिरिक्त धन की आवश्यकता के लिए या अतिरिक्त धन की पूर्ति के लिए विनिवेश किया जाता है। विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट में आमतौर पर कंपनी के लगभग 49% शेयर बेचे जा सकते हैं। 51% हिस्सेदारी कंपनी के पास होती है, जबकि 49% मैक्सिमम वो बेच सकता है। उससे कम भी बेच सकता है, लेकिन अधिकतम 49% वो बेच सकेगा निजी कंपनी को, किसी प्राइवेट सेक्टर को, जिसके माध्यम से उसे धन प्राप्त होगा। इसमें पेच किस बात का है? विरोध इस बात का है कि जब डीमर्जर होगा, एनएमडीसी का हाथ इस संयंत्र के ऊपर से हट जाएगा, तो लोगों का मानना है कि जो उस क्षेत्र के लोग हैं उनका शोषण होगा, क्योंकि इस कंपनी का संचालन निजी हाथों की तरफ चला जाएगा। और निजी स्वामित्व वाले लोग कैसे प्रयोग करते हैं किसी साधन संसाधन का, ये किसी से छुपी हुई बात तो नहीं है। सरकारी नियंत्रण ना रहने के कारण लोगों को अपनी जमीन का सही मूल्य ना मिल पाएगा, रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे, जैसी तमाम चिंताएं इस बात को घेरे हुए हैं। इसीलिए इस डीमर्जर का विरोध छत्तीसगढ़ में हो रहा है लगातार। बहरहाल मंजूरी तो मिल गई है और डीमर्जर की प्रक्रिया, जैसे कि मैंने आपको बताया, अप्रैल माह 2021 और सितंबर आते आते विनिवेशीकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली जानी है। अब और कुछ तथ्य जो आपको जान लेना चाहिए। एनएमडीसी ने नगरनार इस्पात संयंत्र को चलाने संचालित करने के इरादे से एनएसएल का गठन किया था, यानी एनसीएल का गठन किया था। एनसीएल का गठन किया था, यानी कि अगर हम देखें तो एनएमडीसी कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, इसका गठन किया गया था। एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के नाम से भी वो काम करती, यानी एनएसएल के नाम से भी वो काम करती। इसे छत्तीसगढ़ में पंजीकृत भी कराया गया और अब एनएमडीसी इससे
अपना नाम हटाना चाह रही है। तो अब ये संयंत्र जो है वो खुद के दम पर चलने के लिए रेडी होगा। 23,140 करोड़ की लागत से यह तैयार हो रहा है। जगदलपुर से महज 18 किलोमीटर की दूरी पर यह संयंत्र है और इसके निर्माण होने के बाद 3 मिलियन टन उत्पादन का एक अनुमान लगाया गया है, जो बहुत ज्यादा है। तो देखें भाई क्या होता है इसमें अंततः। बहरहाल विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी हैं, लेकिन डीमर्जर की प्रक्रिया को फाइनल मंजूरी केंद्र के द्वारा मिल गई है। बहुत बात हो गई इस न्यूज पर और जितना मैं समझा सकता था सरल शब्दों में आपको समझा दिया हूं। उम्मीद करता हूं आपको हर एक तथ्य अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप यस लिख सकते हैं। थैंक यू। फिर बात करते हैं अगली न्यूज पर। भानु प्रतापपुर मिनी फॉरेस्ट। भानु प्रतापपुर जिला कांकेर में पड़ता है। यहां एक नई योजना सोची गई। योजना अपने क्षेत्र के वन और ऐसे वन के विकास की, वन विकास तो करना ही है, लेकिन ऐसे वन के विकास की जो कार्बन डाइऑक्साइड का बड़ी मात्रा में अवशोषण कर सके, साथ ही साथ ऑक्सीजोन परिसर के रूप में उसे विकसित किया जा सके, आसपास की हवा शुद्ध करे ही करे और उपयोगी भी हो उस जगह के पर्यावरण संतुलन को लेकर। इसके लिए जापान की एक तकनीक का प्रयोग किया गया। ऐसा पहली बार हो रहा है छत्तीसगढ़ में कि जापान की एक वृक्षारोपण तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। इससे पहले वृक्षारोपण की एक सीड बॉल तकनीक भी अपनाई गई थी, लेकिन वो सघन वन के लिए नहीं थी, जापान की तकनीक थी। और अब जापान की एक और तकनीक जिसका नाम मियावाकी है, उसका प्रयोग किया जा रहा है। मियावाकी तकनीक क्या होता है? एक छोटे से एरिया में बहुत अधिक वृक्षों को लगाने का जो प्रोसेस होता है, वो भी ऐसे वृक्ष जो ऊंचाई में ज्यादा बढ़ते हैं और नीचे कम रेडियस, कम घेरा होता है उनके तने का, यानी कि वो वृक्ष मोटे कम होते हैं, लंबे ज्यादा होते हैं। इस तरह के वृक्ष अगर आसपास लगा दिए जाए तो बहुत सघन वन बन जाता है, एक ऐसा वन परिसर जिसमें वृक्षों का विकास बड़ी तेजी से होता है। तेजी से होने का कारण है उस जगह जल संतुलन और खाद आदि की पर्याप्त उपलब्धता कराना। साथ ही उन वृक्ष रोपण क्षेत्र में एक लाभ यह भी होता है कि खरपतवार जैसी चीजें या ऐसी चीजें जो अवांछित पादप है वो नहीं उग पाते। सघन वन क्षेत्र में छोटे पादप या अवांछित पौधे नहीं उग पाते हैं क्योंकि उन्हें सूर्य का प्रकाश ठीक से प्राप्त नहीं होगा। यही मियावाकी तकनीक है जो जापान से ली गई है और इसके लिए लगभग 1.25 एकड़ जमीन में 11,000 पौधे लगा दिए गए हैं भानु प्रतापपुर में। अब अगर मैं कहूं 1.25 एकड़ क्षेत्र में अगर साधारण तरीके से पादप रोपण किया जाता तो मात्र 500 पौधे ही लग पाते, लेकिन इस जगह 11,000 पौधे लगाए गए हैं। 20 अलग अलग प्रजातियों की, हर्रा, बेहड़ा, आंवला से लेकर के और तरह तरह के पादप लगाए गए हैं जो ऊंचाई में लंबे बढ़े, ना कि मोटाई में। इस बात का ध्यान रखा गया है। तो भाई ये एक बेहतर क्षेत्र के रूप में विकसित होगा। एक सिटी फॉरेस्ट तो बन ही जाएगा अपने आप में और पर्यावरण के लिए एक अच्छी पहल भी होगी। तकनीक जापान की है, मेहनत हिंदुस्तान की। इसके बाद बात करते हैं पवई जलप्रपात की। वैसे न्यूज बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है क्योंकि दुखद समाचार है। पवई जलप्रपात में एक दल गया हुआ था पिकनिक मनाने और यहाँ एक व्यक्ति की मौत हो गई, एक बच्चे की मौत हो गई, तो ये समाचार छप सका। हमें यह जानना है कि पवई जलप्रपात कहाँ पड़ता है? बलरामपुर। कितने स्वार्थी लोग होते हैं पीएससी की तैयारी करने वाले जितने भी हैं। भाई कोई मर गया लेकिन हमें क्या करना है? हमें तो भाई सिर्फ जगह देखनी है। ऐसा भी नहीं करो यार, थोड़ा आप उनके प्रति दुख भी जता सकते हैं, शोक भी जता सकते हैं। पवई जलप्रपात बहरहाल बलरामपुर। आगे बात करते हैं अगली न्यूज पर। तो डांड करवा और जरेही या जरही, जरही ज्यादा सही शब्द है। डांड करवा और जरही ये दो ऐसे क्षेत्र हैं, दो ऐसे गांव हैं जिनको अब उप तहसील का दर्जा मिल गया। ये दोनों उप तहसील का दर्जा प्राप्त करेंगे प्रतापपुर विकास खंड के भीतर, जो कि जिला सूरजपुर में आता है। कल एक सादे से समारोह में इसकी घोषणा कर दी गई है। वैसे उप तहसीलों का नाम इतना पूछता नहीं है, फिर भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं अगले समाचार पर। समर्पण अभियान, ये आज के न्यूज में से एक काफी इंटरेस्टिंग और काफी महत्वपूर्ण समाचार लगा मुझे। समर्पण अभियान छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा शुरू किया गया एक मुहिम है, एक ऐसा अभियान है जिसका उद्देश्य है ऐसे बुजुर्ग, ऐसे वरिष्ठ जनों की सहायता करना जो कि अकेले रहते हैं, जिनको जरूरी चीजों की आवश्यकता पूर्ति के लिए संघर्ष करना पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन ले आने से लेकर के घर के राशन आदि लाने में जिनको तकलीफ भुगतनी पड़ती है, तकलीफ उठानी पड़ती है, ऐसे बुजुर्गों की बात हो रही है। ये बुजुर्ग चाहें तो अब अपना ईमेल, अपना फोन, व्हाट्सएप रजिस्टर्ड करा सकेंगे अलग अलग थाने क्षेत्र में और उसके माध्यम से मदद की गुहार लगा सकेंगे।
112 जैसी सेवाएं तो चल ही रही हैं जो कि स्वास्थ्य आदि या एक्सीडेंट हो जाने पर मदद करती है, लेकिन ये जो सेवा है वो अपने किस्म की कम्युनिटी पुलिसिंग का एक अच्छा एग्जाम्पल होगा। अभी कोविड-19 के दौर में आपने देखा छत्तीसगढ़ की पुलिस बहुत बेहतर कार्य करते हुए भी दिखाई दी, जब वो कम्युनिटी पुलिसिंग करते हुए ऐसे जरूरतमंद के दरवाजे तक पहुंची जिनको मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी। ऐसे ही मदद की आवश्यकता वाले बुजुर्गों की अब ये सहायता का जो क्रम है उसे आगे बढ़ाने के लिए योजना शुरू की जाएगी, नाम है समर्पण अभियान। इसका पहला चरण दुर्ग और बिलासपुर से शुरू किया जा रहा है और धीरे धीरे इसे बाकी के छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में लागू किया जाएगा। बहरहाल हमारे बुजुर्गों की अगर मदद हो सके कम्युनिटी पुलिसिंग से, इससे बेहतर और क्या ही होगा। वैसे पुलिस की जगह आप भी अपने पड़ोसियों का ये ख्याल रख लेते, आपके आसपास रहने वाले बुजुर्गों का, तो बहुत बेहतर होता। बाबा का ढाबा आपने फेमस कर दिया है, ऐसे और कई बाबा कितनी ही ठेले गुमटी में अपना जीवन काट देते हैं और हम बड़े होटलों में। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं सरकारी रिसोर्ट का संस्कृतिकरण। ये छत्तीसगढ़ के पर्यटन को बढ़ावा देने की एक जबरदस्त योजना है। छत्तीसगढ़ में जितने भी पर्यटन केंद्र है उस जगह रिसोर्ट तैयार किए जा रहे हैं। धन तो लगाया जा रहा है, साथ ही साथ मन भी लगाया जा रहा है। इस बार किस चीज का मन लगाया जा रहा है? मन ये लगाया जा रहा है कि यहाँ छत्तीसगढ़ से जुड़े हुई जो कला संस्कृति है उसे रिसोर्ट में उकेरा जाए। इस तरह से तैयार किया जाए रिसोर्ट को कि वहां रुकने वाले का मन भी लगा रहे और भाई धन तो लगे ही लगे उसका, वो लंबे समय तक रुके, हमारे पर्यटन विभाग को फायदा भी होगा। बहरहाल छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को आप उस जगह देख पाएंगे। जनजातियों से जुड़े हुए आचरण व्यवहार, उनके उपयोग की वस्तुओं को आप समझ पाएंगे। यानी कि आपको प्रकृति के एकदम बीच बसने का मौका देने वाली है छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग। इसके लिए जगह जगह रिसोर्ट का निर्माण हो रहा है। ऐसे 11 रिसोर्ट अब बन करके तैयार हो चुके हैं, 5 और हैं जो कि तैयार होने बाकी हैं, अभी फाइनल काम चल रहा है उनमें। जो रिसोर्ट तैयार हो गए हैं उनमें से 3 का उद्घाटन हो भी चुका है, बाकी का उद्घाटन होना बाकी है। मैं यहाँ एक सूची दे दिया हूं आपको ताकि आप जान सके कि कौन सा रिसोर्ट कहां बन रहा है, और जैसे ये कोरोना थोड़ा कम हो जाए बैग पैक करना है, सीधे इस जगह में से किसी एक जगह आपको निकल जाना है। तो देखते हैं कहां कहां है हमारे पास और क्या क्या है। दंडामी रिसोर्ट, जैसा कि नाम है, दंडामी जनजाति, दंडामी माड़िया वाली जनजाति को डिनोट कर रहा है ये, और ये बनाया जाएगा चित्रकूट में, जलप्रपात के आसपास ये होगा। और बेहद खूबसूरत नजारे को देखते हुए आप इस रिसोर्ट में दंडामी माड़िया कल्चर को समझते हुए रह सकेंगे। इसके अलावा हरेली इको रिसोर्ट, यहाँ हरेली छत्तीसगढ़ का एक पर्व भी है और हरियाली को भी दिखाता है। उस संरचना को बनाया गया है, उस तरह की संरचना को तैयार किया गया जिसमें हरितिमा या ग्रीनरी को बहुत महत्व दिया जाएगा। ये बारनवापारा में बनाया जा रहा है। इसके अलावा बारनवापारा यानी जिला बलौदाबाजार। इसके अलावा बैगा एथनिक रिसोर्ट, बैगा ट्राइब पर आधारित ये रिसोर्ट होगा और ये सरोधा दादर कवर्धा में इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री महोदय के हाथों हो चुका है। सरोधा दादर कवर्धा बैगा एथनिक रिसोर्ट, आप सब जानते ही हैं कि मैकल जो श्रेणी है, पर्वत श्रेणी, वो बैगा जनजाति का निवास स्थान कहलाती है, तो वहां तो होना ही था। दूसरा धनकुल एथनिक रिसोर्ट, इसका भी उद्घाटन हो चुका है। धनकुल एक वाद्य यंत्र भी होता है जनजाति से जुड़ा हुआ, और इसे बनाया गया है कोंडा गांव में। बहुत बेहतरीन वाद्य यंत्र होता है, महिलाएं से बजाती हैं, आमतौर पे 2 महिलाएं एक साथ मिलकर के बजाती हैं, जिसमें एक मटका, एक सूपा और बांस की कुछ खपच्चियां और तार के माध्यम से इसका वादन होता है। जब माई जस गीत आदि गाए जाते हैं या माता की सेवा में गीत गाए जाते हैं, तब धनकुल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाना आम बात है। इसके बाद कुरदुर हिल रिसोर्ट, इसका भी उद्घाटन हो चुका है, यानी ये 3 उद्घाटन हो चुके हैं। बैगा एथनिक रिसोर्ट, सरोधा दादर, धनकुल एथनिक रिसोर्ट कोंडागांव और कुरदुर हिल रिसोर्ट बिलासपुर। कुरदुर हिल रिसोर्ट भी बैगा जनजाति पर आधारित है, क्योंकि अगेन ये वाला भी मैकल का ही एक छोटा सा हिस्सा है और इसलिए यहां भी बैगा जनजाति का ही ध्यान रखा गया है। इसके अलावा सैला टूरिस्ट रिसोर्ट मैन पार्ट में सरगुजिया जनजाति जो आसपास के सारी ट्राइब है उनको ध्यान में रख करके इसे तैयार किया गया है। मैन पार्ट सरगुजा में है, ये तो आप जानते ही हैं, और काफी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है इसे। इसके अलावा सोनभद्र टूरिस्ट रिसोर्ट, सोनभद्र टूरिस्ट रिसोर्ट आमाडोल, यहाँ ठीक से नहीं दिख पा रहा होगा तो लिख लेंगे, आमाडोल नाम की जगह है, वहां बनाया जाएगा और ये पेंड्रा गोरेला मरवाही जिले में है। पेंड्रा गोरेला मरवाही अपने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत प्रयास कर रहा है, उसमें से एक प्रयास ये भी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जोहार पर्यटक विश्राम गृह, जोहार यानी कि नमस्कार को कहते हैं, जैसा कि मैं अपने वीडियो की शुरुआत में कहता हूं,
जोहार पर्यटक विश्राम गृह भूरमदेव यानी जिला कवर्धा में बनेगा। इसी तरह जोहार पर्यटक विश्राम गृह तांदुला में बनेगा यानी जिला बालोद, तांदुला बांध के किनारे। इसके अलावा जोहार पर्यटक विश्राम गृह खूटा घाट यानी कि जिला बिलासपुर, जो खारंग जलाशय है बेहद खूबसूरत, वहां बनेगा। इसके अलावा जोहार टूरिस्ट रिसोर्ट कबीर चबूतरा पेंड्रा गुरिल्ला मरवाही। कबीर चबूतरा पर्यटन के ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूं, अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो मैं याद दिला दूं। ये वो स्थान है जहां कबीरदास और गुरु नानक देव की मीटिंग हुई थी। यही वो जगह है जहां कबीरदास जी कुछ समय अपना व्यतीत किए थे। यहाँ एक कुंड भी है कबीर दास जी के नाम पर, जहां पानी का रंग बदलता है। तो अमरकंटक से लगा हुआ हिस्सा है। मध्य प्रदेश वाले दावा ठोकते हैं कि ये उनका है, लेकिन ठोकने दीजिए, है हमारा। फिर बात करते हैं जो बन रहे हैं, ऑलमोस्ट तैयार हो गए हैं। बाला छापर जशपुर, यहाँ आप चाय के बागान देख सकेंगे। सतरेंगा कोरबा हसदेव बांगो डैम के किनारे बहुत खूबसूरत सी जगह, जहां छत्तीसगढ़ कैबिनेट की मीटिंग होनी थी, टल गई शायद, अब कारण क्या है डिस्कस करना। फिर महेशपुर जिला सरगुजा, पुरातात्विक महत्व का बहुत खूबसूरत केंद्र। कोयनार हाईवे ट्रीट, कोयनार हाईवे ट्रीट कुनकुरी में है, और कुनकुरी एशिया के बड़े चर्च के रूप में भी जाना जाता है, दूसरा बड़ा चर्च है यहाँ। और आसपास और पर्यटन स्थल है जो कि पुरातात्विक महत्व के हैं, साथ ही साथ प्राकृतिक महत्व के हैं। इसके अलावा हिल मैना हाईवे ट्रीट, ये बनेगा नरियानाथ नवा गांव या नरिया नवा गांव नाम की जगह जो है वहां बनेगा, और ये आपको मिलेगा नरिया नवा गांव, हिल मैना हाईवे ट्रीट नाम की जगह। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये आपको कुंडा गांव के पास प्राप्त होगा। तो ये आपके लिए हो गई सारी जगह जो आपको जाननी चाहिए थी। ये 5 बनने वाले हैं, 11 बन के तैयार हो चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं एक महत्वपूर्ण और समाचार पर, सिंदूर निर्माण योजना। बहरहाल ये तो योजना ठप हो चुकी है, लेकिन कभी सोचा गया था कि छत्तीसगढ़ में सिंदूर का निर्माण किया जाएगा। सिंदूर यानी आप सब समझते ही हैं और उसकी कीमत भी जानते होंगे, वही सिंदूर। तो भाई इसके लिए बाकायदा वृक्ष होता है, सिंदूरी वृक्ष कहा जाता है। कभी इंद्रावती नदी के घाट पर खूब सारे सिंदूरी वृक्ष लगाए गए थे। उसका महत्व भी है, उसकी छाल से लेकर के उसकी पत्तियां सब उपयोगी होती हैं, औषधीय महत्व की होती हैं। जनजाति के लोग खूब यूज करते हैं, लेकिन बाद में उसको जलाऊ लकड़ी के रूप में प्रयोग करना शुरू किया गया और ये पेड़ बड़ी तेजी से काटे जाने लगे, इसलिए योजना ठप हो गई। बल्कि बाकायदा यहाँ प्रशिक्षण कार्य भी आयोजित किया जा चुका था। इसका जो फल है बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। अगर आपको देखना हो तो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं मुझसे जुड़ करके। मेरा न्यूज ग्रुप में जुड़ने के लिए क्या करना होगा, आप मुझसे संपर्क करेंगे मेरे नंबर पर। मेरा नंबर 9827881930। आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है, अपना नाम और शहर का नाम लिख करके, मैं जोड़ दूंगा आपको और आपको रोज के न्यूज के पीडीएफ मिलेंगे। इसके बाद विशेष कोर्ट का गठन करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य बना। सबसे सुखद समाचार, सबसे संतुष्टि देने वाला समाचार अगर आज जो मिला वो यही था। ये न्यूज में चाहता तो सबसे पहले भी बता सकता था, लेकिन भाई सुखद अंत करें तो बेहतर होगा। छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य बना जो कि विशेष कोर्ट का गठन कर रहा है। किन मामलों में? दुष्कर्म संबंधी मामलों में, यानी रेप संबंधी मामलों में। आमतौर पर लोक लाज के भय से, उल्टे सीधे सवालों के डर से महिलाएं उनके साथ हुए अन्याय को मुखर होकर बता नहीं पाती, और यहां वो रेप करने वाला दोबारा जीत जाता है। न्याय जो है वो कई कदम पीछे हट जाता है। इस बात का ध्यान रखते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की यह पहल की गई है कि हर जिले में विशेष कोर्ट का गठन किया जाए, जहां महिला जज की नियुक्ति की जाएगी। ये महिला जज बंद कमरे में जो कि रेप विक्टिम होगी, प्रताड़िता होगी, उसका बयान सुनेंगी, उनकी बातों को सुनेंगी। साथ ही साथ जो फास्ट ट्रैक अदालतों के तर्ज पर निर्णय भी लिए जाएंगे ताकि न्याय मिल सके। आमतौर पर जो पीड़िता होती हैं उनसे इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं, और आमतौर पर मेल कैंडिडेट वो सवाल पूछते हैं तो वो जवाब देने में सकुचाती हैं। महिला न्यायाधीश के सामने वो खुलकर अपनी बात रख सकेंगी और न्याय पाना भी सहल हो सकेगा। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ये पहल करने के लिए, फास्ट ट्रैक अदालत बनाने के लिए एक पत्र भी लिखी थी। भूपेश बघेल जी पत्र हर बात पर लिखते हैं, तो उन्होंने पत्र लिखा जरूर था, लेकिन यहाँ तारीफ करनी होगी छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट की, और उससे भी कहीं ज्यादा बढ़कर के तारीफ करनी होगी एक महिला की। महिला जो कि आती हैं पामगढ़ विकासखंड, यानी जिला जांजगीर चांपा में मौजूद है पामगढ़ विकासखंड। नाम है संतराबाई। हर एक महिला को छत्तीसगढ़ की
ये नाम याद कर लेना चाहिए। संतराबाई वो महिला थी जिन्होंने एक जनहित याचिका लगाई थी, वो याचिका जिसमें उन्होंने कहा था कि महिला को क्या क्या का सामना करना पड़ता है, किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ता है जब उनसे सवालों की बारिश होती है, उनकी तस्वीर छाप दी जाती है, उनके नाम को प्रचारित कर दिया जाता है, ये सब का भय होता है उसे। तो भाई वो अपना बयान दर्ज कराते वक्त अपना चेहरा छुपा सके, अपना बयान दे सके, महिला जज के सामने रजिस्टर करा सके, ये सब बातों का ध्यान रखते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने हर जिले में एक विशेष अदालत गठित करने का फैसला लिया। बहुत बहुत बधाई हो छत्तीसगढ़ की सभी महिलाओं को, और खास करके जनहित याचिका डालने वाली संतराबाई जी को हमारी तरफ से भी धन्यवाद। और ये था आज का न्यूज। अब कल 15 तारीख तक आज हो गया, तो कल आपको न्यूज जो टेस्ट लेंगे हम उसकी लिंक मिल जाएगी। मैं चाहता हूं आप इसे जितने लोगों से शेयर करना चाहते हैं वो सब किया करें शेयर। चैलेंज भी तो करें उन लोगों को जो नहीं पढ़ रहे हैं कि या कहीं और पढ़ रहे हैं, कि आप देखें आपके न्यूज का स्तर क्या है और हम किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। अपना स्तर भी नापिए। बहुत लोग टेस्ट देने से आप लोग बचते हैं, बचे नहीं, मेहनत करेंगे तब उसका फल मिलेगा। तो कल टेस्ट लेंगे, आपको शाम 5 या 6 बजे तक 6 बजे तक अपलोड कर दी जाएगी किसी भी तरह से, जो कि अगले दिन तक खुली रहेगी। इसमें आप टेस्ट दे सकते हैं, एक ही मौका मिलेगा आपको, सबमिट करते ही आपको आपके अंक पता चल जाएंगे और फिर अगले दिन मैं उसका पूरा सही उत्तर भी पोस्ट कर दूंगा। मेहनत करिए और अपने आप की मेहनत को आंकिए भी मेरे साथ मिलकर के। तो भाई अगर आप चाहें तो हम डेली वाला ये क्रम जारी रख सकते हैं, और चाहें तो हफ्ते हफ्ते पर भी उतर सकते हैं, क्योंकि आपकी तरफ से जो मुझको देखते हैं उनकी तरफ से तो प्यार मिल रहा है, लेकिन बहुत लोगों की तरफ से हेट भी मिल रहा है, नफरत भी मिल रही है। तो मैं दोनों साथ लेकर के चल रहा हूं। आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं, कमेंट का इंतजार रहेगा और प्लीज करिएगा।